नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देवभूमि देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबर, जहां प्रदेश कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बहाने गौतम अडानी और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा। साथ ही इस मामले को लेकर एसबीआई और एलआईसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी किया गया। देहरादून में एसबीआई बैंक मुख्यालय के बाहर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को लाभ पहुंचाया है। सरकार यदि सही है तो इस पूरे मामले की जांच कराने से क्यों बच रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सरकार जानबूझ करके इस पूरे मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है और सदन में भी चर्चा से बच रही है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बहाने अडानी पर सीधा निशाना कांग्रेस की तरफ से साधा गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर एलआईसी और एसबीआई के ऑफिसों के बाहर ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से किया गया है। करण महारा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया। तो सीधे तौर पर विपक्ष जो है वो अब अडानी को हथियार बनाते हुए और सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को भी इसके लिए घेरा। तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पूरे मामले की जांच उससे कांग्रेस सरकार बच रही है, ऐसा कहना है कांग्रेस की तरफ से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस वक्त देहरादून की। ये तस्वीरें कांग्रेस ने एसबीआई और एलआईसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पहले भी सरकारों ने जो कंपनीज हैं उनको संरक्षण दिया कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन मोदी जी की सरकार में कुछ चंद उद्योगपतियों को देश को लूटने की छूट दी गई, जो आज एक्सपोज हो गया है। इतना बड़ा नाटक कि हमारा ही पैसा एलआईसी के डायरेक्टर्स के मना करने के बाद भी एलआईसी की इक्विटी और शेयर्स अडानी को दिए गए। स्टेट बैंक जैसे बैंकों से लोन कम, बिल्कुल बहुत ही मिनिमम उसमें कागजातों पर दे दिया गया, और जिससे जो देश की बड़ी परिसंपत्तियां थी, रेल के हमारे रेलवे डिपार्टमेंट की कई संपत्तियां, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स जिसमें बंदरगाह जिनको कहते हैं, उनको औने पौने दाम पे अडानी को देने का काम किया गया। जिसके पास कुछ नहीं था वो मालिक देश का बन गया। और अब जब जांच में पाया गया कि ये सब गलत हुआ है तो शेयर्स गिर रहे हैं। हमें डर है कि देश के लोगों ने जो पैसा एलआईसी और स्टेट बैंक में लगाया है कहीं वो ना डूब जाए। हम चाहते हैं जिस तरीके से अन्य चीज़ों की जाँच पीएसी ने की है, अडानी के समूह की जाँच भी हो, और सदन में जो लोकसभा और राज्यसभा में इसके बारे में चर्चा हो, जिसको सरकार नहीं करने देना चाहती है। सरकार कहती है कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा में करें, लेकिन इतने गंभीर विषय के लिए अलग से चर्चा सदन में बुलाई जानी चाहिए। पहले भी सरकार वर्ग द्वारा जो अडानी समूह के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट दी गई है, जिसके कारण पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त होने के कगार पर खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम विपक्ष के जो लोग हैं, एक मांग सरकार से कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, और मैं समझता हूं कि सरकार को इससे कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए, जांच करानी चाहिए। जेपीसी की मांग कर रहे हैं, जेपीसी की मांग भी, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है अगर आप जांच कराना चाहते हैं सिटिंग जज की देखने में, वो भी कराएं, लेकिन जांच तो कराएं। लेकिन सरकार तैयार नहीं है। और आप देख लीजिए, आम जन का जो शेयर बाजार में अडानी समूह में पैसा है वो डूबने की कगार पर है। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार जांच नहीं कराती है तो फिर कहीं ना कहीं भाजपा का, देश के प्रधानमंत्री का और अडानी समूह का गठजोड़ है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, देखिए लगातार विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है और इसका बहाना है गौतम अडानी। चलिए हमारी आवाज अभी उन तक। देश की राजनीति में अडानी समूह है जी। देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जी देश की राजनीति में जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार, अडानी समूह और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहा है कि रातों रात
किसी एक समूह विशेष की इतनी तरक्की होना, इतना मुनाफा होना, विश्व में नंबर 2 का सबसे धनी व्यक्ति बनना, और एकाएक जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद उनके शेयरों में गिरावट हुई, जिस वजह से जो डाउनफॉल आया, डाउनफॉल आने से उनकी रैंकिंग भी जहां गिरी तो इसको कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। कांग्रेस इस मसले पर आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। इसी की कड़ी में देहरादून में प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि वो चाहती है कि इस विषय पर एक जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने, जो पूर्व में भी बनती रही है बड़ी शिकायतों पर, बड़े आरोपों पर, और इस मामले की विस्तृत जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्या मिली भगत के यदि आरोप नहीं है तो जांच से क्यों भागा जा रहा है, जांच से परहेज क्यों है? जिस तरीके से आज की अगर बात करें तो आज देहरादून में विपक्ष की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया जिसका नेतृत्व करण महारा की तरफ से किया गया, क्या कुछ रहा आज? जी देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी व केंद्र के खिलाफ जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, उसके प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के हैं करण महारा, उनके नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी जुटे थे, जिन्होंने LIC SBI के बाहर प्रदर्शन किया है। क्योंकि LIC और SBI सबसे सुरक्षित माने जाते रहे हैं निवेशकों के लिए, काम खाता धारक के लिए, जहां वो अपनी जमा पूंजी जमा करते हैं। वहां इन दोनों संस्थानों में जो अडानी समूह ने खरीदारी की, इनके शेयर आदि खरीदे, तो इसलिए प्रतीकात्मक रूप से कांग्रेस ने LIC व SBI जैसे संस्थानों का चयन किया और बड़ी संख्या में जो प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराना था, अपनी नाराजगी व्यक्त करानी थी, उसको व्यक्त कराने में कांग्रेस पार्टी सफल रही है और विपक्ष के रूप में उसने चूक जाट पूरे देश में प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी में उसने आज अपना प्रदर्शन करके अपना विरोध दर्ज कराया है। जी ठीक है सुदीप, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अडानी ग्रुप पर वित्तीय फ्रॉड के आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने सोमवार को पूरे देश में प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में ऋषिकेश में भी महानगर कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्टेट बैंक के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार गरीबों का बैंकों में जमा रुपया डुबोने का काम कर रही है। इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगने के बाद भी केंद्र सरकार अडानी ग्रुप की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। संसद में भी उन्हें इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने अडानी ग्रुप की जल्दी ही जांच नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। सरकार के पास सरकार चलाने के लिए पैसा नहीं है। सरकार सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है। आप देख सकते हैं अरबों अरबों रुपए के ऐड लगा रहे हैं। मोदी जी की अगर यात्रा का खर्चा आप देखेंगे, उनकी उसका सिक्योरिटी का खर्चा देखेंगे तो उतने में देश कितने सालों तक चल सकता था, कई सालों तक चल सकता है, लेकिन वो खर्चा इस तरह कर रहे हैं। और अब वो देश की संपत्तियों को बेचने का जो काम कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्तियां कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में संपत्तियां बनाई थी, आज वो देश बेच रहे हैं। जो ये कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज वो देश की संपत्तियों को किराए पर देने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा शर्मसार करता है। और आज इसीलिए जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो रोजगार कर रहे हैं, वो लोग प्राइवेटाइजेशन में जाकर वो आज प्राइवेट ठेकेदारों की मनमानी का शिकार होते जा रहे हैं। सरकार तरीके से अडानी पर आरोप लगे हैं। आज हमारी महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश ने इसी बात को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पर दिया SBI के आगे कि अगर किसी भी गरीब का अगर 10,000 1 लाख रुपए का लोन हो तो वहाँ आप तुरंत नोटिस भेजने का काम करते हैं। आप जो है तहसीलों से कार्रवाई करवा देते हैं। लेकिन आज अडानी इतना बड़ा जो कर्जा लिया है, अगर अडानी भाग गया तो आम आदमी का जो पैसा आज SBI में है, LIC में है, वो डूब जाएगा। तो हम आज इस बात को लेकर बैठे कि केंद्र सरकार अडानी की जांच क्यों नहीं करता। ED कहाँ गई आज, CBI कहाँ गई आज, जितनी इनकी जांच एजेंसियां कहाँ गई आज। इस व्यक्ति की जांच करिए, इस व्यक्ति पर तुरंत निगरानी रखिए। ये ना हो कि ये व्यक्ति यहाँ से भाग जाए। उत्तराखंड में इस बार अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे, इसके लिए भी सरकार ने अभी से ही यात्रा तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी भारी संख्या में यात्री चारधाम यात्रा में आएंगे और इसीलिए यात्रा में आने वाले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन रजिस्ट्रेशन के फॉर्मूले को थोड़ा सा बदला जा रहा है। उसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए इस बार भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इस बार आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा,
बल्कि आप ऑनलाइन के साथ साथ फोन करके भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही पर्यटन विभाग इस बार रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी करेगा, जिसके जरिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये व्यवस्था पर्यटन विभाग को इसलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछली बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस बार रजिस्ट्रेशन के फॉर्मूले को बदला जा रहा है। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वेसाइड एमिनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और बेसाइड एमिनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की, चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। हमेशा की तरह इस बार भी बद्रीनाथ की यात्रा सुगमता से होगी। इसके लिए मैं ऑलरेडी डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन डिपार्टमेंट के सचिव, अपर सचिव एवं जिला अधिकारी चमोली के साथ संपर्क में हूँ। बता दें, इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से हो जाएगी। 22 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलेंगे, तो 27 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। वहीं सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे ने बताया है कि जोशीमठ की आपदा की वजह से कुछ दिक्कत जरूर है, लेकिन यात्रा तक इन सभी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से करने वाले यात्रियों को भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हेलीकॉप्टर बुकिंग की व्यवस्था को बेहतर कर रहा है। ऑलरेडी ये जो हेली सर्विसेज के लिए बुकिंग सारी जो योजनाएं हैं इसको यूकार्ड डिपार्टमेंट जो सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है उसके द्वारा की जाती है। परंतु हेलीपैड पे किसी तरह का कियोस्क न रहे, यात्रियों को ज़्यादा दिक्कत न हो, इस दृष्टिकोण से हर हेलीपैड पे पर्यटन विभाग की तरफ से एक अधिकारी तैनात किया जाए। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा सरकार के लिए चुनौती साबित हो सकती है। एक तो जोशीमठ में आपदा की वजह से यात्रियों में डर का माहौल है, तो वहीं पिछली बार भारी संख्या में यात्रियों की वजह से भी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पाई थी। इसलिए सरकार इस बार हर तरह से चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित करना चाहती है, ताकि उत्तराखंड के लोगों की आजीविका भी चलती रहे और यात्रा का मैसेज भी अच्छा जा सके। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, देखिए, चारधाम यात्रा अप्रैल में शुरू होगी और उससे पहले ही तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि जो लोग पिछली बार दर्शन करने आए थे, जिस संख्या में आए थे, वो संख्या इस बार और ज्यादा हो सकती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी से बुकिंग शुरू हो गई हैं। हरिद्वार में कई ट्रांसपोर्टर्स बताते हैं कि उनकी गाड़ियों की एडवांस बुकिंग हो रही है, होटल लॉज इत्यादि बुक किए जा रहे हैं। राज्य सरकार की भी इस पूरे मामले पर पूरी पैनी निगाह है। एक ऋषिकेश में 8 तारीख को बड़ी चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक प्रस्तावित है, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी बड़े अफसर, कमिश्नर, आईजी रैंक के अफसर मौजूद रहेंगे। और अभी से जो चारधाम की बेसिक तैयारियां हैं, जैसे स्वास्थ्य, और क्योंकि पिछली बार हेल्थ का इशू आया था, कुछ लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई थी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन और खाद्य विभाग के अफसरों पर विशेष निगाह रहेगी, क्योंकि खाने पीने इत्यादि की कोई दिक्कत ना आए लोगों को। तो एक बड़ा कोऑर्डिनेशन ये बैठक होनी है, जिसमें एक बड़ा प्लान तैयार होगा। और फरवरी माह में तैयारी इस बार इसलिए भी की जा रही है, वैसे फरवरी में ही बैठक होती है, पर प्रथम सप्ताह में हो रही है, क्योंकि इस बार जो यात्रा की शुरुआत है वो बीते सालों की तुलना में करीब 10 दिन पहले ही हो रही है। तो समय बहुत कम बचा है। फरवरी का और मार्च का ही महीना है जिसमें तैयारियों को पूरी किया जाना है, क्योंकि कई स्थानों पर सड़क निर्माण आदि का काम चल रहा है। कुछ जगहों पर जो जोशीमठ का इशू है वो भी मुद्दा है, क्योंकि जोशीमठ से होकर ही बद्रीनाथ जाते हैं, वहाँ के लोगों का विस्थापन का भी काम चल रहा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही आश्वस्त कर चुके हैं कि बीते वर्ष जो उनके कार्यकाल में रिकॉर्ड बना वो इस वर्ष टूटेगा, यानी बीते वर्ष से भी अधिक श्रद्धालु यात्री आ सकते हैं। इसलिए पर्याप्त तमाम तैयारियां की जा रही हैं ताकि कोई कोर कसर कमी न रहने पाए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप।
और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में रविवार रात को उस समय दहशत फैल गई जब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता अमरदीप चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या और किसी ने नहीं बल्कि प्रॉपर्टी डीलिंग में अमरदीप के साझेदार और उसके 2 बेटों ने की। बीच बचाव करने आए अमरदीप के भाई और उसके एक दोस्त को भी आरोपियों ने गोली मारी है। दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों में से 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया है। बवाल की आशंका को देखते हुए कई थानों की फोर्स भी इलाके में तैनात कर दी गई है। राजकुमार मलिक का फोन आता है अमरदीप चौधरी के पास। कहला भाई यार वो पैसों का हिसाब कर लेते हैं। अमरदीप भाई कहते हैं ठीक है मैं घर आ रहा, पैसों का हिसाब कर लेते हैं। चौधरी साहब ने जाके उसे पैसे दे दिए, ये पकड़ भाई 50,000 रुपये। ठीक जी, वहाँ अज्ञात आदमी भी थे, तीन तो वे थे बापू बेटा और 2 और थे अज्ञात। उन्हें मैं जानता नहीं, राजकुमार मलिक, हर्षदीप, मनदीप, हर्षदीप और मनदीप। छोटे लड़के ने गोली मारी पहले चौधरी साहब की गोली लगी। चौधरी साहब कह लगी इनने क्या करा, पीछे कमर में गोली लगी, फिर मारी उन्होंने अड़ा के। मैं उसके जैसे कट्टे पे लगा, कट्टे पे लगती उसने फिर मारी मेरा गोली। ठीक मैं उनसे भाग गया थी। फिर उन्होंने बाद में मारी, चौधरी साहब ने लगा के। फिर मैं बादल को फोन करा, बादल आया, बादल उतरा नहीं था बाइक से, इतने में बादल पर भी गोली चलाई। वहाँ को बादल के यहाँ का लगते इधर को निकल गया। राजकुमार एक अमरदीप चौधरी जी वहाँ पे रहते हैं और अमरदीप चौधरी जी को गोली लगी है। इस सूचना पे जब वहाँ पे पहुँचा गया तो वहाँ पे अमरदीप चौधरी जी पड़े हुए थे और उनके साथ 2 और थे, बादल और सोनू राठी। तत्काल वहाँ से फोर्स ने पहले 112 को फ़ोन किया था, एम्बुलेंस को 108 के लिए फ़ोन किया था। उसके बाद खुद अपनी ही गाड़ी से यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए, मेरा हॉस्पिटल में, जहाँ पे 2 लोगों का इलाज हुआ था। लेकिन चौधरी जी की यहाँ डॉक्टर ने डेड डिक्लेयर किया और उनको फिर मोर्चरी में शिफ्ट किया गया है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। वहाँ पे राजकुमार और उनके बच्चों के नाम सामने आ रहे हैं। प्रॉपर्टी के पार्टनर हैं दोनों लोग। वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हरिद्वार में साधु संतों का आशीर्वाद लिया। सावंत ने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर बाबा रामदेव से भी मुलाकात की। फिर कनखल के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से बातचीत की। साधु संतों से मिलने का उद्देश्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ाना बताया है। देवभूमि में आज मैं पतंजलि योग आश्रम कल पहुंचा था। आज सुबह में रामदेव बाबा के साथ योग करने का मौका मुझे मिला। उनका रिसर्च सेंटर और गुरुकुल देखने का योग मुझे आया। हमने बाबा रामदेव जी को गोवा में इनवाइट किया है। योग महोत्सव गोवा के मिरामार बीच में 18, 19 और 20 3 दिन गोवा के मिरामार बीच पे 5 बजे से लेकर 9 बजे तक तो मिरामार के बीच पे होने वाला है। और बाकी भी बाबा रामदेव के कार्यक्रम वहाँ पे हैं। आज इस हरिहर आश्रम में स्वामी जी को मिलने के लिए मैं खासकर उनका दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि सन सैंड सी टूरिज्म बोलते हैं, तब सन सैंड और सी, इसके बाहर यानी 4th एस विच इज स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो भी हम जोड़ना चाहते हैं। वेलनेस टूरिज्म, वो भी हम जोड़ना चाहते हैं। इसलिए जो संत गोवा में आके कथा हो या बाकी उनके कार्यक्रम गोवा में हो तो उनके लिए वेलकम हम हमेशा के लिए करते आ रहे हैं। आज भी हम स्वामी जी से वही चर्चा करने वाले हैं। उनकी कथा एक आदि गोवा में हो जाए तो उनके जो पूरा संप्रदाय है वो गोवा में आएंगे। मेरे साथ में हमारे गोवा के संत स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज भी आए हैं। इस देहरादून में स्पीकर रितु खंजूरी की अध्यक्षता में गैरसैंण विकास परिषद की पहली बैठक हुई। इस बैठक में गैरसैंण में हुए विकास कार्यों पर चर्चा हुई। स्पीकर रितु खंजूरी ने बताया कि गैरसैंण में 128 कार्य चल रहे थे, जिसमें से 119 कार्य पूरे हो चुके हैं। अब बचे हुए कार्यों पर भी निरंतर काम जारी है। हमारे पिछले कुछ समय से 128 कार्य जो कि जिसके लिए पैसा अवमुक्त हो चुका है, उन कार्यों की समीक्षा की और मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 119 कार्य पूरे हो गए हैं। कुछ कार्य अभी पूर्ण होने की स्थिति में हैं। हमारे पास गैरसैंण विकास परिषद के लिए टाउन प्लानर्स हैं, मास्टर प्लान बनाने के लिए भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक
अच्छी चीज़ ये हुई कि हम सब ने निर्णय लिया कि हमें गैरीसैंण के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए भी कार्य करना है, और उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि एक फर्म रखी जाए जो कि आर्किटेक्ट्स की फर्म हो, और वो हमें बताए कि गैरीसैंण विकास परिषद के तहत जितना भी एरिया आता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम कैसे कर पाएँ। सड़क, पानी, बिजली ये तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ स्किल के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहनों के लिए क्या हम हाट खोल सकते हैं, क्या कोई नर्सिंग कॉलेज खुल सकता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोगों ने आज बैठक की, और बढ़िया बैठक। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाडूंगी का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान चिकित्सा अधिकारी के अस्पताल में मौजूद नहीं होने पर सीडीओ ने सख्त नाराजगी जताई। शौचालयों, कमरों और अस्पताल परिसर में गंदगी को देख एसीएमओ रश्मि पंत को फोन कर नाराजगी उन्होंने जताई। सीडीओ ने जिम्मेदार अफसरों को अस्पताल की स्थिति 3 दिन में के भीतर सुधारने की हिदायत दी है। और उसके बाद जो अस्पताल की साफ़ सफाई की व्यवस्था है बहुत ही ख़राब है। जगह जगह सिरिंजेस, पॉलीकैथेटर और रुई ओपनली पड़ी है, और जो वार्ड हैं वहाँ भी सफाई व्यवस्था बहुत ख़राब थी। बेडशीट्स में आप देखेंगे तो फंगस लगी हुई है, और वेंटिलेटर्स इनके जो पड़े हैं वो रैंडमली रखे हुए हैं, साफ़ सफाई ख़त्म है। तो इसमें मैं एक कठिन आख्या बनाऊंगा। और जो MOIT हैं वो अप डाउन कर रहे हैं हल्द्वानी से, जबकि अगर आप देखेंगे ये क्षेत्र काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया भी है, यहाँ पे कभी भी कैजुअल्टी आ सकती है। तो उस हिसाब से यहाँ की तैयारियाँ बिल्कुल भी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। पहले तो यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद। देवप्रयाग में खेलते समय बच्चे का पैर फिसलने से वो अलकनंदा नदी में गिर गया। छोटे को डूबता देख बड़े भाई ने भी उसे तुरंत बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद से ही दोनों बच्चों का कोई पता नहीं है और परिजन काफी परेशान है। फिलहाल पुलिस और SDRF की टीम ने बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। तो अलकनंदा नदी में अचानक से एक बच्चा डूबने लगा, जिसके बाद में छोटे भाई को डूबता हुआ देख बड़े भाई ने भी उसमें छलांग लगा दी, जिसके बाद से दोनों बच्चों का कोई पता नहीं चल रहा है। परिवार वाले बेहद परेशान हैं। SDRF की टीम भी लगातार बच्चों की खोजबीन कर रही है। अगली खबर मसूरी से, जहां पर गुरुकुल रोपवे परियोजना के तहत साल 2020 में मसूरी के शिफनकोट से करीब 84 परिवारों को प्रशासन ने हटाया था, लेकिन आज तक उनको विस्थापित नहीं किया गया। तब से आज तक बेघर हुए 84 परिवार सरकार से उनको विस्थापित करने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं इन विस्थापितों के समर्थन में उत्तराखंड क्रांति दल भी अब उतर आया है। UKD के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उत्तराखंड निर्माण के बाद कैबिनेट मंत्री बने नेता अपने ही बेटी, बेटे और रिश्तेदारों को नौकरी और सरकार में एडजस्ट करने में काम कर रहे हैं। देखिए, आंदोलनों की धरती मसूरी है और मसूरी से उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था, और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये हमारा शहीद स्थल है। ये हमारी वो पवित्र धरती है जहाँ से नेताओं को सत्य बोलना चाहिए। और मैं यहाँ कसम खाकर इस बात को कह रहा हूँ कि 1 मार्च से जो आंदोलन चलेगा उस आंदोलन को हमारा समर्थन है। हमारा स्पष्ट ये कहना है कि शिफनकोट की लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुँचाएंगे, और हमारी ये मांग है सरकार से कि शिफनकोट में इनको बसाया जाए, जिन मूल निवासियों को सरकार ने उजाड़ा है। 5 साल में जो योजना अभी तक लग नहीं सकी, इससे पता चलता है कि सरकार की नीति में बेईमानी है, जिस कारण आज तक उजड़ा हुआ शिफनकोट बस नहीं पाया। तो हम इनको 50 गज जमीन और इनका आवास इनको सरकार बना के दे, ये मांग कर रहे हैं। 1 तारीख से इनका जो धरना होगा उसको हमारा समर्थन है। तीसरी बात हमारा ये कहना है कि शहीद स्थल के बगल में ये तराजू वाली मानसिकता की पार्टी यदि होटल बनाएगी तो ये बनने नहीं देंगे। ये महाशिवरात्रि के मौके पर नीलकंठ महादेव मंदिर में लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे, और ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था बनाने के लिए जिला अधिकारी ने भी कमर कस ली है। DM बॉडी आशीष चौहान ने नीलकंठ पैदल मार्ग का निरीक्षण किया, और इस दौरान उन्होंने टूटी सड़क और गंदगी का नजारा देखकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने संबंधित कई विभागों के अधिकारियों को फोन पर ही व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए, चेतावनी भी दी यदि नीलकंठ आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था में उन्हें कमी देखने को मिलेगी तो संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
नीलकंठ मंदिर में काफ़ी जैसा कि वो एक प्रसिद्ध स्थल है और वहाँ पे लगातार काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उसी क्रम में मार्ग में जो टूटा हुआ एरिया है उसको ठीक किए जाने से संबंधित मेरी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस की जो व्यवस्था की जानी है, CCTV कैमराज लगाने, सफाई के लिए जिला पंचायत को या वाटर सप्लाई के लिए हम लोगों ने जल संस्थान को निर्देशित किया। इसके साथ ही फॉरेस्ट वाले ट्रैक रूट पे भी बहुत सारे लोगों का आवागमन होता है, तो उसी क्रम में मेरी तरफ से निर्देश जारी किए गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी कि उसको पूर्णतः साफ रखा जाए। और इस संबंध में एक RFID बेस्ड हम लोग एक मॉडल भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो फॉरेस्ट वाला कोर जोन है उसमें किसी भी किस्म का पॉलीथीन के प्रवेश को या पॉलीथीन के प्रयोग को हम लोग निषिद्ध कर सकें। और इसके साथ खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।